हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों की काफी अच्छे से चल रही है। तो ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है। जो हमने इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ शॉर्ट वीडियो की। ठीक है, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं उसी का ये सेकंड पार्ट है। बट जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया था कि शॉर्ट लॉन्ग और जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है वो हमने एक ही पीडीएफ में कवर कर रखे हैं ताकि आपको अलग अलग ना ढूंढने पड़े। तो टोटल आपकी देखो 3 पीडीएफ हैं। जो बच्चे परचेस करना चाहते हैं वेबसाइट से जाकर के ले सकते हैं। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स हमने एक आपको दे दिया है वेरी शॉर्ट, और अभी ये और इससे पहले शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, तो टोटल आपकी 4 वीडियो हैं। जिन बच्चों ने 4 वीडियो नहीं देखी है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब बात करें जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं, वो प्रोसेस हम लेते हैं। बाकी जो नहीं लेना चाहता वीडियो को स्किप करके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने गूगल में चले जाना है, सर्च कर लेना है कंपोजर। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट, उसका थोड़ा सा आप जैसे नीचे आएंगे ऑप्शन मिल जाता है आपको टॉप 30 क्वेश्चन का। टॉप 30 क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट आपका रहेगा क्लास सेलेक्ट करने का। क्लास सेलेक्ट करने के बाद सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। तो सेकंड लास्ट में आपको अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर जो 3 पीडीएफ मैंने आपको बताई वो तीनों शो हो जाएंगे। इनकी कॉस्ट दे रखी है, इनको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। तीनों की कॉस्ट जो है 85 है, बट जब आप इसमें कूपन कोड अप्लाई कर लेते हैं कंपोजर 30 तो ये आपकी कॉस्ट हो जाती है लगभग 60। प्रोसीड टू चेकआउट करना है। यहाँ पर आपने अपनी पूरी डिटेल्स फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट आप यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कर देंगे आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो बच्चे पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते सिंपली आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल के आप हमको बता सकते हैं कि आपको जो भी पीडीएफ चाहिए वो आप हमको बताएंगे। हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। वापस लेके चलता हूं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रश्न है आपका देखो, परिवर्तनशील तथा स्थिर लागतों को स्पष्ट कीजिए, या फिर स्थिर लागतों एवं परिवर्तनशील लागतों के बीच अंतर बताइए। प्रश्न आपका देखो 2011 और 17 में पूछा गया है। तो स्थिर लागत पहले आपने दे देना है, फिर उसके बाद परिवर्तनशील यह प्रमुख लागत क्या होती है। अगर हम बात करें स्थिर लागत की, देखो स्थिर लागत क्या है। स्थिर लागत होती है कुल लागत का वह भाग होती है जो स्थिर साधनों का प्रयोग में लाने के लिए व्यय की जाती है। स्थिर साधन वे है जिनकी मात्रा बहुत शीघ्रता से परिवर्तित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये आपने आराम से इसका आंसर पढ़ लेना है। बाकी जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषता है, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं को बताइए, या फिर पूर्ण प्रतियोगिताओं की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसको आपने देख लेना है। फिर है सीमांत आगम की अवधारणा को समझाइए। तो प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2010 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रह सकता है इस बार आपकी एग्जाम में, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है, अल्पाधिकार बाजार क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न आपका 2012 17 15 में पूछा गया है। अल्पाधिकार कहाँ से स्पष्ट कीजिए तथा अल्पाधिकार की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इसको आपने पढ़ लेना है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कोई आपको पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें कहा है क्या प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म जिसकी कीमत सीमांत लागत के बराबर नहीं है का निर्गत स्तर सकारात्मक हो सकता है, व्याख्या कीजिए। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमने आपके इसमें दे रखा है ताकि आप इसको प्रिपेयर कर पाए। क्योंकि एग्जाम बात करें तो साइंस साइड की मोस्टली सब्जेक्ट जो है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों काफी उसमें क्वेश्चन हैं घुमा फिरा करके दिए हुआ है। तो आपको पूरी तरह से तैयार रहना है इस एग्जाम के लिए भी। तो स्थानापन्न वस्तुओं के 2 उदाहरण दीजिए। तो आंसर आप देख पा रहे हैं चाय या कॉफी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसका संबंध बड़े समूहों, कुल बचत, कुल निवेश, कुल मांग, कुल आय आदि से होता है। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं। वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं, या फिर आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं, या फिर आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसको आपने पढ़ लेना है यहाँ पे, शॉर्ट में आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो ये हो जाएगा CSO यानी सेंटर स्टैटिक्स स्टैटिक्स हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है समझाइए। तो यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज बना करके दिए गए हैं। जैसे इसमें है, उत्पादक उद्यमों की पहचान करना और उनका वर्गीकरण प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र में करना। प्रश्न आप देख सकते हैं 2013 19 23 में पूछा गया। 5 नंबर है इसमें कि प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा निम्न सूत्र से साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आवा और उसके बाद फिर सादा, यानी 4 आपको पॉइंट दे रखे हैं और बा वाले में आपको 3 पॉइंट अलग से दे रखे हैं।
अगला प्रश्न है निम्न आंकड़ों से साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। तो अभी आपको टेबल दे रखी है जिसमें आपको मूल्य ह्रास दे रखा है 30, आर्थिक सहायता 40, विक्रय 800, निर्यात 100, अंतिम स्टॉक 20, प्रारंभिक स्टॉक 50, मध्यवर्ती क्रय 500। तो कुल आपको निकालना है शुद्ध मूल्य वृद्धि, तो 440 करोड़। क्यों? क्योंकि इधर देखो लास्ट में इधर जो आपको दे रखा है वो करोड़ों में दे रखी है, ठीक है। तो आंसर भी आपको इसमें आ जाएगा टोटल 440 करोड़। अगला प्रश्न है मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है, यानी पहला काम क्या है मुद्रा का, मुद्रा के दो कार्य लिखने हैं। तो पहला और दूसरा 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं और प्रश्न आप देख सकते हैं 2009, 12, 15, 22, 20 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है बैंक दर किसे कहते हैं। प्रश्न है बैंक दर किसे कहते हैं। तो आंसर आप देख पा रहे हैं बैंक दर से आशय उस न्यूनतम दर से है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक संबंध बैंकों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों को पुनः बुनाने के लिए अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देने के लिए तैयार रहता है। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां है। 1923 में प्रश्न पूछा गया है वस्तु विनिमय यानी वस्तु का आदान प्रदान, यानी मुझे जैसे गेहूं के बदले चावल दे दिया या गेहूं के बदले कपड़े दे दिए, चावल के बदले कुछ और दे दिया, तो वस्तु का विनिमय। अब इसमें देखो बहुत कमियां हैं कि मान लो मुझे गेहूं चाहिए और मैंने चावल बेचना है। अब मुझे पहले ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसको सेम कंडीशंस रहेगी कि उसको क्या चाहिए, चावल चाहिए और उसको सॉरी उसको क्या चाहिए, चावल चाहिए, ठीक है, और वो गेहूं बेच रहा हो। तो मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में काफी परेशानी आती है, तो इसका आप आंसर इजिली लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रदेश की कुल जनसंख्या 50 करोड़ है तथा राष्ट्रीय आय 60,000 करोड़ है के बराबर है, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख लीजिए और एक नंबर वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है या उसका सूत्र लिखिए। तो कुल राष्ट्रीय आय बट्टे कुल जनसंख्या 60,000 करोड़ बट्टे 50 करोड़, तो आ जाएगा 1200 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, 1200 रुपए। उसके बाद अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण की प्रतिक्रिया को संक्षेप में लिखिए, या फिर साख निर्माण से क्या आशय है। 14-15 में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे जो आपके अर्थशास्त्री बोल सकते हैं उनके द्वारा डेफिनेशंस दी हुई हैं, उनको भी आप यहाँ से याद कर लेंगे और लॉन्ग में आपका ये देखने को मिलेगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपकी पूरी टेबल बना सकते हैं। अगला प्रश्न है बचत का क्या तात्पर्य है। तो कुल आय में से उपभोग व्यय को घटा देने के बाद जो शेष बचता है उसे बचत कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रभावी मांग क्या है। जब अंतिम वस्तु की कीमत और ब्याज की दर दी हुई हो तब आप स्वायत्त व्यय गुणक कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर प्रभावपूर्ण मांग की धारणा को स्पष्ट कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट दिया है इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है घाटे के बजट से क्या समझते हैं, या फिर घाटे के बजट क्या है। तो जब सरकार की कुल आय सरकार की कुल व्यय से कम होती है तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। अगला प्रश्न है संतुलित बजट या फिर बचत पूर्ण बजट एवं घाटे का बजट को स्पष्ट कीजिए। 12-20 में प्रश्न पूछा गया, पहले संतुलित बजट आ गया, फिर बचत पूर्ण बजट आ गया, फिर घाटे का बजट, तीनों की डेफिनेशन दे दी है। अगला प्रश्न देखना है लोचपूर्ण विनिमय दरों से क्या आशय है। तो लोचपूर्ण विनिमय दर मांग और पूर्ति में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के साथ स्वतंत्र रूप से बदलती रहती है। इसका निर्धारण में मांग और पूर्ति का नियम क्रियाशील रहता है। नेक्स्ट इसी में जो देखना है भुगतान संतुलन से क्या आशय है। तो एक देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों और बाकी विश्व के बीच किए गए समस्त लेन देनों का विवरण होता है। नेक्स्ट और आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका लास्ट। तो इसमें है प्रश्न कि सरकारी बजट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये आपने पूरा यहाँ पर डिटेल में इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे शॉर्ट एंड लॉन्ग वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इनके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बाकी अभी मान के चलिए कि एक वीडियो भी और आना शायद बाकी है, वैसे कंप्लीट हो चुकी है। जो लॉन्ग है ये आपकी लास्ट वीडियो। इससे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपकी फर्स्ट वीडियो थे, फिर आपके वेरी शॉर्ट, फिर एमसीक्यू और फिर आपके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो इनको आपने देख लेना है। बाकी सारे जो भी अभी तक वीडियो आई हैं आपके इकोनॉमिक्स की वो सारी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप गूगल में जाकर के सॉरी यूट्यूब पर जाकर के सर्च करते हैं कंपोजर, आपको प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है चैनल में जाकर के। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 12 वाली प्लेलिस्ट चूज कर लेना, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ कह रहा हूँ सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।